कहीं ना कहीं ग्राफ पे, फंक्शंस पे, इस पे बेस्ड है और ये ऐसे आएंगे पेपर में। यानी आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते हो। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, गलती कर दोगे। अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूं इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, अगर वो ट्रिक यूज नहीं करी तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब ऑन द स्पॉट काम नहीं चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है उसके बाद मैं देखा क्लास 12th में मैंने कमेंट देखे तो बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर ऐसा कहीं हार्ड आएगा क्या, इस तरीके से जितना हार्ड सैंपल पेपर में। कुछ को लगा एवरेज है, इजी तो किसी को नहीं लगा। जितना मेरे पास फीडबैक है आपका, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको पेपर कैसा लगा क्लास 12th का, ठीक है। अब आपको अगर 2-4 क्वेश्चन अच्छे लग गए, सिंपल लग गए और उसके बेसिस पे आप इजी पेपर बोल रहे हो तो यार आप गलत हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ट्रिकी थे, आपको इन बात का ध्यान रखना होगा। तो इसमें कंप्लीट मैं एनालिसिस करूंगा कि किस क्वेश्चन में आप कहां तक अप्रोच कर सकते थे, कहां तक आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए जिसमें देखोगे तो पहले ही क्वेश्चन जो है उसमें आपको फाइंड आउट करना था डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो जिसको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए नहीं पता होगा तो वही क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। दूसरा, बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला फिर भी पता होता है, लेकिन इसके बाद जो ये दे रखा था a इंटू एडजॉइंट a, इसका भी जो फॉर्मूला लगना था वो था डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर ये नहीं पता होगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है एक ही क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। हाँ, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन सीधा ऑन द स्पॉट अगर आपको दे दिए तो आप परेशान हो सकते थे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा तो यूट्यूब पे भी मैंने सेक्शन में अपलोड कर रखा है और रिमेनिंग सेक्शन में एप्लीकेशन पे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपको वहां पे पूरा फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ठीक है। सारे आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन वहां पे। अब ये भी प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। फिर देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वेक्टर पे बेस्ड कि पी और क्यू 2 वेक्टर हैं और जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है। अब जिसको ये नहीं पता होगा कि एंगल के ऑब्ट्यूस के केस में क्या करना है तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको सर हमें तो पता है, देखो आपने सॉल्यूशन देख लिया, उसका करेक्ट आंसर बता दिया, एक अलग बात है। मैं जो बता रहा हूं आपको वो मैंने बच्चों को पूछा है, फीडबैक लिया है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन बच्चों को परेशान किए, जिनमें प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इस बात की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं 10th में एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 है, हमें a माइनस बी पता करना है, ठीक है। हालांकि ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैंने करवाया हुआ भी है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, इसमें दे दिया ई वाई डैश इक्वल टू एक्स। अब लोग समझेंगे यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे e की पावर dy अपॉन dx है इक्वल टू यहाँ पे x है, तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जिसको ये चीज नहीं पता होगी तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है इन क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूं इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, अगर वो ट्रिक यूज नहीं करी तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब ऑन द स्पॉट काम नहीं चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इस तरीके दे रखा है। जिसको ग्राफ का आइडिया नहीं होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ग्राफ वाला। तो यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ आपको सीखने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको सीखने, तभी आपका काम होगा। अगर यहां पे बात करूं क्वेश्चन 17 की, अच्छा जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, चाहे मैं आपको बात करूं इस क्वेश्चन की, चाहे मैं इसकी बात करूं, ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन हो, यार ये क्वेश्चन मतलब छोटे नहीं है कि देख के चलो एक लाइन में आंसर आ जाए। आपको अच्छे खासे स्टेप लेने पड़ेंगे, इसमें भी स्टेप लेने पड़ेंगे, उससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि चलो एक लाइन लिखा, फॉर्मूले का आंसर आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम दिख रहे हैं। अगर हम 1 से 20 क्वेश्चन देखें तो यानी कहने का मतलब ये, एक तो पेपर लेंथी भी है, अगर क्योंकि हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना पड़ रहा है इसमें सैंपल पेपर में। अगर आप देखेंगे ये हो गया, ये ग्राफ पे बेस्ड आ गया, और ग्राफ कभी नहीं पढ़ते हैं। ये देख लो 17 है, जिसको डायरेक्ट नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कंटिन्यूअस होता है, कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां डिफरेंशिएबल होता है, तो वो तो फिर करता रह जाएगा ये क्वेश्चन, और है ऑब्जेक्टिव। तो यानी आपको फंक्शंस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। ये बात मैं पहले ही बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं,
आपको फंक्शंस के बारे में, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जैसे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कहाँ डिफरेंशियल, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आपको क्या होगा, आप फिर सॉल्व करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, हम जो LHD RHD का फॉर्मूला पढ़ते हैं इन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया, तो हो सकता है बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाए और बच्चे गलत करके आ जाए ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजनिंग। सेम यहाँ पे फिर से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यानी ये कंक्लूजन तो आप मान लो कि आपको अपना ग्राफ वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, एक तो ग्राफ वाला पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, उसी से आपका काम बनेगा, और कुछ फंक्शंस के बारे में पहले से आइडिया हो कि ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशियल है, कहाँ कंटिन्यूअस है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो ये आ गया 21 में आपको जो दे रखा था, ये कॉट इनवर्स 3x + 5 > π/4, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, गलती कर दोगे। अगर आपको कॉट इनवर्स x का ग्राफ नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से डिक्रीजिंग है, आप इनइक्वालिटी में गलत कर दोगे। मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आप देखना कि इसमें कैसे मिस्टेक आप करके आ जाओगे, थोड़ी सी मिस्टेक से आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप समझो इस बात को, यानी कि आपको अगर आप अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये बात समझ लो, ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्राफ जरूर करें तो आपका कुछ काम हो जाए, कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो फंक्शन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें। अब जैसे यहाँ पे सेम चीज है, 26 में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है किसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सेम चीज 27 के साथ है, क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बैरियर बन सकता है इन क्वेश्चंस को करने के टाइम, ठीक है, और आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर हम देखते हैं, यहां तो प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन ले लिया, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है a/1 - r। अब ये फॉर्मूला तो 11 क्लास में था, और 11 में भी बच्चे जब एक्स्ट्रा पढ़ते तब ये फॉर्मूला आता है। अब सोचो, अब ये फॉर्मूला अगर आपने प्रोबेबिलिटी में करके नहीं गए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसका कहने का फिर से मतलब यही है कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए जो यूज हो सकते हैं। तो यहां पे बताओ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन आप। अगेन यहाँ पे भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ का अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आप AOI का क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ग्राफ पे, फंक्शंस पे, इस पे बेस्ड है, और ये ऐसे आएंगे पेपर में। यानी आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते हो। फुल मार्क्स लाने के लिए आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे। अब मैंने एक एनालिसिस करी है कि जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं, अगर उतने क्वेश्चंस कोई करके जाए तो उसके कितने नंबर तक आ सकते थे। तो 11 क्वेश्चंस जो थे वो 1 नंबर के जो थे वो 11 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे। 4 क्वेश्चंस थे जो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 8 मार्क्स आपके यहां से आ सकते थे। 5 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स में जो आप गेन कर सकते थे 15। ये तब है जब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अच्छे से कर रखा, अच्छे से मतलब ग्राफ आपको आता हो, फंक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज, अच्छे से चीजें आती हो। 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स में और ऐसी 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स में। तो टोटल अगर काउंट करें कितना हो रहा है, 18 + 9 11 + 8 19 और ये 25 और ये 8, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये 22 हो गया और ये 52, यानी 52 मार्क्स के आसपास आप ला सकते थे अगर, जो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है, जब आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को अच्छे से लगा, अच्छे से मतलब कोई क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तब रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसके लिए आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वर्ड प्रॉब्लम को समझ, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो रहेगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो आप 50-60 में फंसे रह जाएंगे। और एक बात याद रखना, 50-60 से आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कल के दिन, आपको अपनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे काम करना चाहिए। सीबीएसई का मोटिव भी वही है कि तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाने का मकसद ये है कि तुम कल के दिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जो गैप आता है वो गैप कम से कम हो सके। तो आप ये सब मत करिए कि लास्ट डे पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन कुछ तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, हो सकता है आपका जो पेपर हो फाइनल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो, मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो बहुत कम नंबर आ सकते हैं, समझ रहे हो। और हर साल मैथ्स में बहुत बच्चों को कंपार्टमेंट आती है, तो आप अगर चैनल से जुड़े रहोगे, अच्छे से फॉलो करोगे चीजें, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, आप फेल नहीं होगे अगर आपने अच्छा से पढ़ाई कर ली। लेकिन उसके लिए तरीका वही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे मेहनत करने से या किसी और से भी अगर आप पढ़ाई करते हो, उसके मेहनत से काम नहीं होगा, जब तक आप अपने अंदर ये नहीं लेके आओगे कि हाँ मुझे मेहनत करनी है
और बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। और उसकी शुरुआत जो है वो बोर्ड एग्जाम की बाद में होगी, पहले आपको हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, इनमें अच्छा करके दिखाना है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट चीजें बता पाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो बच्चे नए हैं, और डेफिनेटली ये सैम्पल पेपर की जो मैंने एनालिसिस करी, आपको एक आइडिया लगा होगा कि हाँ यार किस चीज पे हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, ग्राफ पे ध्यान नहीं देते हैं, इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा, और उम्मीद करता हूं आपको एक एनालिसिस पता लगी होगी कि पेपर में कहां डिफिकल्ट था और कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो ये क्वेश्चन इतने थे जो मैंने नहीं लिए हैं, वो काफी हद तक एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड थे। अगर आप उतना अच्छे से कर लेते तो काफी हद तक हो जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काम आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।